हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मज़ेदार उपन्यास सावधान हिंदुस्तान का पार्ट 8। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। देवराज चौहान और जगमोहन रात का खाना खाकर हटे थे कि फ़ोन बजने लगा। रात के 10 बज रही थी। हेलो, देवराज चौहान ने फ़ोन पर बात की। कल तुमसे और जगमोहन से बात की जाएगी। मुन्ना की आवाज़ कानों में पड़ी। कल कब? सुबह फ़ोन करके बता दिया जाएगा। इतना कहकर उधर से मुन्ना ने फ़ोन बंद कर दिया था। देवराज चौहान ने कान से फ़ोन हटाया तो जगमोहन बोला, कौन था? वो ही कहता है कि कल हमसे बात की जाएगी। देवराज चौहान ने कहा, अब कल सुबह फ़ोन आएगा, पता नहीं क्या कहेंगे। जगमोहन ने गहरी सांस ली। देखते हैं। प्रभाकर, मार्शल कठोर स्वर में फ़ोन पर कह रहा था। अभी अभी अहमदाबाद में वैसा ही धमाका हुआ है जैसा कि मनवाव के रेलवे स्टेशन पर हुआ था। स्पष्ट है कि हामिद अली गुजरात तक आ पहुंचा है। ऐसे में पूरी संभावना है कि वो महाराष्ट्र में प्रवेश करने की चेष्टा करे। उसकी मंजिल मुंबई हो सकती है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा तक तगड़ी नाकेबंदी कर दो। तुम खुद वहाँ मौजूद रहो और पुलिस की सहायता लो। गुजरात से आने वाले हर वाहन की जमकर तलाशी लो। वे 3 हैं और कभी भी हाथ लग सकते हैं। स्टेशन पर नाकेबंदी के मैं अभी ऑर्डर देता हूँ। तुम? मार्शल, प्रभाकर का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। शायद हम उन्हें पहचान न सके। उनकी तस्वीर हमारे पास नहीं है। ऐसे में हामिद अली 10 बार भी मेरे पास से निकल जाए, मैं उससे नहीं पहचान सकता। मार्शल के होठ बिछ गए, फिर होठ खुले। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर सख्ती से निगाह रखो। वो लोग बस या किसी अन्य वाहन द्वारा आ सकते हैं। मैं स्टेशन पर इंतजाम करता हूँ। अगर वे ट्रेन से आए तो बच नहीं सकेंगे, कहकर मार्शल ने फ़ोन बंद किया। तभी इंटरकॉम का बजर बजा। हेलो, मार्शल ने स्विच दबाते हुए कहा। अहमदाबाद में 150 से ज़्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। सतनाम की आवाज़ कान में पड़ी। और अभी हामिद अली ने शुरुआत नहीं की। मार्शल के स्वर में सख्ती थी। क्या पता वो गुजरात के लिए आया हो या फिर मुंबई आएगा। अपने मुखबिरों को संपर्क कर दो कि मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं मार्शल। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। रात 1:40 पर मार्शल का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ प्रभाकर था। उसने बताया, रात 1:15 गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर पेंट नाम की जगह पर पुलिस ने एक बस की तलाशी में एक संदिग्ध को पकड़ा, परंतु भागने के चक्कर में वो मारा गया। उसकी शिनाख्त हुई? मार्शल ने पूछा। उसके कपड़ों में कैसा भी पहचान पत्र नहीं मिला। रुमाल और 1000 के नोट मिले हैं। जेब में से कुछ रेजगारी के सिक्के मिले हैं जो कि पाकिस्तानी हैं। प्रभाकर की उधर से आवाज़ आ रही थी। वो पैंट कमीज पहने हैं, क्लीन शेड है, परंतु चेहरा देखकर लगता है कि जैसे उसने दाढ़ी साफ कराई हो। वो हामिद अली या उसका साथी हो सकता है। उसकी पहचान कराओ। कहीं से हमें हामिद अली की तस्वीर मिलनी चाहिए। मैंने उसकी लाश को मुंबई भेज दिया है। शिनाख्त का काम मुक्ति कर सकता है। मुक्ति? वो हमारा एजेंट? मार्शल के होठों से निकला। हाँ, वो जब मैं पाकिस्तान के मिशन पर था तो पाकिस्तान में हामिद अली से मिला था। वो उसे पहचानता है। ठीक है, लाश लेकर कौन आ रहा है? समीर। मैं मुक्ति से उसकी शिनाख्त कराऊंगा, परंतु 2 अभी बाकी हैं। उन्हें देखो, उन्हें पकड़ना जरूरी है, वरना वो हमारे देश में तबाही मचा देंगे। अगर मरने वाला हामिद अली है तो ये राहत की बात है। मैंने सीमा पूरी सील कर रखी है। पुलिस का सहयोग मिल रहा है। हमारे कई एजेंट यहाँ मौजूद है। सुबह 9 बजे देवराज चौहान का फ़ोन बजा। उस वक्त वे तैयार हो रहे थे कि उसका कभी भी फ़ोन आ सकता है। हेलो, देवराज चौहान। मुन्ना खान की आवाज़ कानों में पड़ी। हमसे मिलने को तैयार हो? हाँ। तो बंगले से निकलो। तुम्हारे पीछे हमारे आदमी होंगे और रास्ते में तुम्हें कहीं भी रोककर हमारे पास ले आएंगे। सीधी तरह बता दो कि हम कहाँ पहुँचे। ऐसे नहीं, तुम्हें हमारे आदमियों के साथ ही आना होगा। कितनी देर में बाहर निकलोगे?
आधे घंटे में, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद किया और जगमोहन को बात बताई। तो ये लोग आज बताने वाले हैं कि हम इनके लिए क्या करें। जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा, यही बात होगी। ये कोई ऐसा काम भी करने को कह सकते हैं जो हमें पसंद न हो। जगमोहन बोला। देवराज चौहान चुप रहा। ऐसी कोई बात हुई तो हम इनका काम नहीं करेंगे। जगमोहन ने पुनः कहा, वो हमारा इनकार नहीं सुनेंगे। तुम्हारा मतलब है कि ये हमें जो करने को कहेंगे वो हमें करना होगा। जगमोहन के माथे पर बल पड़े। पहले उनकी बात तो सुन लें। लेकिन तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि वो इनकार नहीं सुनेंगे? जगमोहन गुस्से में दिखा। हम उनके नौकर नहीं हैं कि वो जो कहें वो हम कर दें। उसका बताया काम हमें पसंद नहीं तो इतने दिनों से वो हम पर नज़र रखे हुए हैं कि वो हमसे काम लेकर ही रहेंगे। जगमोहन, ये संगठित लोग हैं। जिस प्रकार ये हम पर नज़र रख रहे हैं उसी से पता चलता है कि ये कमज़ोर नहीं हैं और कुछ भी करने का हौसला रखते हैं। देख लेंगे इन्हें। जगमोहन के दांत पिच गए। आधा घंटा हो गया था जगमोहन को कार चलाती। देवराज चौहान बगल में बैठा था। काले रंग की उस कार को उन्होंने पहचान लिया था जो पीछे लगी थी। उसमें 3 या 4 लोगों के होने का एहसास हो रहा था। और कब तक हम कार चलाते रहेंगे? जगमोहन कह उठा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। आखिर वे लोग किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वो हमारे पास आ रहे हैं? एकाएक जगमोहन ने कहा। उनकी कार की स्पीड तेज हो गई है। जगमोहन की निगाह शीशे पर थी जहाँ से पीछे का दृश्य नजर आता था। देखते ही देखते वो काली कार उनकी बगल में आ गई। जगमोहन ने अपना सिर घुमाकर वहाँ खड़ी कार के भीतर झाँका। दूसरी कार में बैठे आदमी ने उन्हें रुकने का इशारा किया। वो हमें रुकने को कह रहे हैं। जगमोहन बोला। रोक दो। जगमोहन ने कार को सड़क के किनारे ले जाकर रोका। पीछे काली कार भी आ पहुंची। उसका दरवाज़ा खुला और गफूर बाहर निकलकर उनके पास आ पहुंचा। गफूर के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। हाँ, जगमोहन ने उसे देखकर सिर हिलाया। हमारी कार में आकर बैठ जाइए। गफूर बोला। क्यों? हमें कहीं पर पहुंचना है। वहाँ आप दोनों से बात की जाएगी। गफूर ने कहा। जो बात करनी है यहीं कर लो। मैंने बात नहीं करनी, किसी और ने करनी है। आप दोनों का वहाँ इंतज़ार हो रहा है। हम तुम्हारी कार के पीछे आते हैं। चलो। ऐसा संभव नहीं। हमें आप दोनों की आंख पर पट्टी बांधकर लाने को कहा गया है ताकि आप लोग ये न जान सके कि कहाँ पर आपको ले जाया जा रहा है। मेरे ख्याल में इससे आपको ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐतराज़ हो तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। अंत में होगा वो ही जो हम चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप हमारी बात मान जाएंगे। हमसे कहा गया है कि आप लोग समझदार हैं और झगड़ा खड़ा नहीं करेंगे। कौन है जो हमसे बात करेगा? आप खुद ही उनसे मिल लीजिए। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखकर कहा। तुमने सुनी इनकी बातें? वक्त खराब मत करो और इनके साथ चलो। मैं इनकी बातें सुनना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने बाहर खड़े व्यक्ति से कहा। हमारी कार का क्या होगा? चिंता न करो, हमारा साथी कार को पीछे पीछे साथ लाएगा। वो बोला। कार में कुल 3 लोग थे। एक उनकी कार चलाने के लिए उतर गया था। इस कार में अब नादिर कार ड्राइव कर रहा था और इकबाल उनकी बगल में बैठा था। पीछे वाली सीट पर देवराज चौहान और जगमोहन मौजूद थे। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। कार के शीशे काले होने की वजह से कोई बाहर से भीतर नहीं देख सकता था। 25 मिनट से कार सड़क पर दौड़ी जा रही थी। कब तक हमें ऐसे ही बिठा रखोगे? जगमोहन बोला। 15 मिनट और, नादिर ने कहा। अब तो बता दो कि हमसे कौन बात करना चाहता है। थोड़ा इंतज़ार करो, पता चल जाएगा। क्या हम उससे मिले हुए हैं पहले? मैं नहीं जानता। तो तुम उसका नाम तो बता सकते हो। वो भी नहीं। वो मूँछों वाला है या बिना मूँछों का? चुप रहो। इस बार नादिर की आवाज़ में सख्ती आ गई थी। तुम्हारा दिल बहलाना मेरी ड्यूटी नहीं है। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। तभी नादिर की जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा।
नादिर ने फ़ोन निकालकर इकबाल को दिया और बोला, बात करो। हेलो। इकबाल ने बात की। वो दोनों तुम लोगों के साथ थे? उधर से मुन्ना खान की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, सब ठीक है। हाँ। कितनी देर में पहुंच रहे हो? 10-15 मिनट। इसके साथ ही बातचीत खत्म हो गई। इकबाल ने फ़ोन नादिर की जेब में डाल दिया। पीछे बैठे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट बंद करो, नादिर कह उठा। इस बात के लिए तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। हमारी चुप्पी को गलत मत समझो, देवराज चौहान बोला। तुम चुप रहो, इकबाल ने नादिर से कहा। मुझे सिगरेट का धुआं पसंद नहीं, नादिर मुंह बनाकर बोला। थोड़ी देर की बात है, सब्र कर लो। फिर कुछ देर बाद कार एक इमारत में प्रवेश करती चली गई। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखों पर बंधा कपड़ा खोला गया। फौरन ही वो देखने के काबिल हो गए। खुद को एक कमरे में पाया और आसपास 20 से 30 वर्ष तक के 8-10 युवकों को मौजूद पाया। उनमें से कईयों को उन्होंने पहचाना कि ये लोग उनका पीछा करते रहे हैं। उनकी निगाह सब पर जाती मुन्ना खान पर ठहर गई। यहाँ स्वागत है तुम दोनों का, मुन्ना खान ने शांत स्वर में कहा। वो कहाँ है जो हमसे बात करना चाहता है? देवराज चौहान ने पूछा। इनकी तलाशी लो, मुन्ना खान ने कहा। साजिद और नदीम ने आगे बढ़कर तलाशी ली। रिवाल्वरें और मोबाइल निकालकर पीछे हट गए। काफ़ी मशहूर हो तुम, डकैती मास्टर देवराज चौहान, हिम्मती भी बड़े हो, मुन्ना खान ने व्यंग्य से कहा। तो ये बात पता चल गई तुम्हें? जगमोहन भी व्यंग्य से बोला। लेकिन मैंने तुम लोगों की एक नहीं चलने दी, फंसा के रख लिया, मुन्ना खान मुस्कुराया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमने बचने की कोशिश ही नहीं की। जगमोहन की आवाज़ तीखी हो गई। हमसे क्या चाहते हो? देवराज चौहान बोला। मेरा काम इतना ही था, तुम दोनों को पकड़ के रखना, नज़र में रखना। अब यहाँ पर तुम कैदी हो। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। जगमोहन के होठ बिछ गए। हमें बात करने के लिए यहाँ लाया गया था, कैद करने के लिए नहीं। धोखेबाजी मत करो, देवराज चौहान कह उठा। तुम ठीक कहते हो, परंतु जिसने बात करनी है वो इस समय यहाँ नहीं है, मुन्ना खान पुनः मुस्कुराया। कौन है वो? हामिद अली। हामिद अली। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। वो पाकिस्तानी हामिद अली? वो ही, तुमने और मोना चौधरी ने उसके भाई को पाकिस्तान में मारा था। हामिद अली के कई काम तुमने खराब किए हैं, अब उन सब की तुम लोगों को कीमत चुकानी होगी। हामिद अली हिंदुस्तान आ पहुंचा है। मेरा तो ख्याल है कि आज सुबह वो मुंबई पहुंच गया है। नहीं पहुंचा तो दिन में कभी भी मुंबई पहुंच जाएगा। पकड़ लो इन दोनों को। मुन्ना खान के कहने की देर थी कि सब उन पर झपटे और बाहों से पकड़ लिया। जगमोहन जल्लाकर देवराज चौहान से कह उठा। ये हामिद अली का मामला है। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, देवराज चौहान दांत पींचकर बोला। तुम लोग तो यही सोचते रहे कि हामिद अली के खिलाफ कुछ भी कर लो, वो पाकिस्तान में बैठा है, तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भूल है तुम लोगों की, हामिद अली के पास हजारों हाथ है, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। उसने एक इशारा हमें किया और हमने तुम्हें फंदे में फांस लिया। कोई मुश्किल नहीं हुई। हामिद अली हिंदुस्तान में है। देवराज चौहान ने मुन्ना खान को देखा। हाँ, परसों रात उसने हिंदुस्तान की ज़मीन पर राजस्थान में पांव रखा था और मनवाव का रेलवे स्टेशन उड़ा दिया। कल अहमदाबाद में नेताओं की जनसभा में बम लगाकर 200 से ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर दिया। और बहुत बहादुर है हामिद अली, देवराज चौहान ने दांत पींचकर कहा। हमारे लिए यही बहादुरी होती है, वकील बोला। ये कायरता है, बम से मासूम लोगों की जान ले लेना। डरपोक लोग ऐसा करते हैं, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मरने वाले में कभी तुम लोगों के करीबी लोग भी हो सकते हैं। क्या बहादुरी है? चोरों की तरह जाओ और बैठे लोगों के बीच बम रख कर आ जाओ। ऐसा काम चोर लोग करते हैं। कमज़ोर लोग डकैती मास्टर देवराज चौहान को इस तरह बेबस नहीं कर सकते, शाकिर ने कहा। अगर मुझे पता लग जाता कि तुम लोगों का वास्ता हामिद अली से है तो कभी भी हमें नहीं पकड़ सकते थे। मैं तो इसे छोटा मोटा मामला समझ रहा था। तभी तो अब यहाँ खड़ा है। बांधो इन दोनों को। मुस्तफ़ा गुर्रा उठा। एक कमरे में डाल दो और हर वक्त हम में से 2 लोग इन पर पहरा देंगे। ये खतरनाक हैं, इन्हें कैद में रखने में सतर्कता बरतनी होगी। अगर ये यहाँ से निकल गए
तो हामिद अली हमें मार देगा। वे देवराज चौहान और जगमोहन को थामे वहाँ से चले गए। फड़फड़ा रहे हैं, मुन्ना खान बड़बड़ाया। हामिद अली को बता दो कि दोनों हमारे पास हैं। मुस्तफ़ा कह उठा। वो है कहाँ? गफूर ने पूछा। अब तक तो उसे मुंबई पहुंच जाना चाहिए। कल शाम को वो गुजरात में था। मुन्ना खान फ़ोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। मुंबई में आता तो हमारे पास ही आता। उसके पास 50 ठिकाने हैं। क्या पता वो कहाँ रहना पसंद करेगा। मुन्ना खान ने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल न जाकर बीप की आवाज़ उठ रही थी। फिर वो बंद हो गई। उसका सैटेलाइट फ़ोन ऑफ है। मुन्ना कह उठा। तुम्हारी कल शाम को बात हुई थी? हाँ। फिर तो अब तक मुंबई पहुंच गया होगा हामिद अली। मुंबई के अलीबाग के एक घर का दरवाज़ा खटखटाया हामिद अली ने। दूसरी बार खटखटाने पर 65 साल की एक औरत ने दरवाज़ा खोला। कहिए। वो औरत कह उठी। मुझे नहीं पहचाना बहन? हामिद अली मुस्कुराया। ध्यान से देखो मुझे। औरत की नज़र हामिद अली के चेहरे पर जा टिकी। दाढ़ी मूछ साफ कर रखी है। हामिद अली पुनः बोला। ओ भाई साहब, आप आ गए। औरत खुशी से बोली। आइए आइए। वो पीछे हटी। हामिद अली ने भीतर प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद करने को कहा। औरत ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम्हारा घर वैसा ही है सुनीता बहन, जैसा कि पहले था? नज़रें दौड़ाते हामिद अली बोला। हाँ भाई साहब, सब कुछ वैसा ही है, सुनीता ने कहा। लेकिन इस पर तुम्हारी तीनों बेटियां नज़र नहीं आ रही। ये बदला हुआ है। हामिद अली कुर्सी पर जा बैठा। आपकी मेहरबानी से उन तीनों की शादी हो गई। सारा पैसा आपने दिया और जो करता है ऊपर वाला करता है। नवाब और मूसा नहीं पहुँचे अभी तक? अभी तो कोई नहीं आया। आ जाएंगे। मैं नहा धोकर कुछ खाना चाहूँगा बहन, लेकिन पहले चाय पिला दो। सुनीता किचन में चली गई। हामिद अली ने आंखें बंद कर ली। तभी सुनीता वापस लौटी और उसे मोबाइल देते बोली। जैसा कि आपने कहा था कि मैं फ़ोन का इंतज़ाम करके रखूं, ये रहा फ़ोन। इसका नंबर। निश्चित रहें, गलत आईडी पर यह नंबर लिया है, कहकर सुनीता चली गई। हामिद अली ने फ़ोन को देखा, फिर नंबर मिलाया। फ़ौरन ही मुन्ना खान से बात हो गई। मैं मुंबई में हूँ मुन्ना। जनाब, ये तो खुशी की बात है। हमारे पास आ जाइए। उधर से मुन्ना खान की आवाज़ आई। मैं यहाँ ठीक हूँ। खबर क्या है? देवराज चौहान और जगमोहन को हमने पकड़कर कैद कर लिया है। आप हुक्म दीजिए। मेरे अगले फ़ोन का इंतज़ार करो, कहकर हामिद अली ने फ़ोन काटा और दूसरा नंबर मिलाया। हेलो। रईस की आवाज़ कानों में पड़ी। सब ठीक है? जी जनाब। मुंबई पहुंच गए क्या? हाँ। तुम लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया क्या? हामिद अली ने पूछा। जी जनाब, हम तो आपके इंतज़ार में हैं। बढ़िया। एक दिन का और इंतज़ार करो, फिर मिलते हैं। हामिद अली ने फ़ोन काट कर नया नंबर मिलाया। जल्द ही नई आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो अनीस, मैं आ गया हूँ। हामिद अली शांत स्वर में बोला। ये तो खुशी की बात है। कब पहुँचे जनाब? कुछ देर पहले ही। रहने की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? सब ठीक है। मैंने जिन चीज़ों का इंतज़ाम करने को कहा वो हो गया क्या? सब कुछ तैयार है। डिवाइस, माइक्रोफोन और वो वाला बम। गुड। मेरे ख्याल से हम कल मिलेंगे अनीस। जो हुक्म। हामिद अली ने फ़ोन बंद करके एक नया नंबर मिलाया। डॉक्टर राजेश अग्रवाल स्पीकिंग। उधर से आवाज़ आई। डॉक्टर। हामिद अली मुस्कुराकर बोला। खैरियत से तो हो? ओ साहब जी, आप? मुंबई से बोल रहा हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, उधर से प्रसन्न स्वर में कहा गया। कभी मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, पर अभी तक 2-4 बार से ज़्यादा मुझे सेवा का मौका नहीं दिया है। ये मेरी शिकायत है। तुम्हारी शिकायत दूर करने के लिए ही फ़ोन किया है। हुक्म दीजिए। कल 2 लोगों के शरीर में डिवाइस, माइक्रोफोन और बम फिट करना है। तुम अपना सामान तैयार रखना। मुझे आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। बातचीत समाप्त होने पर हामिद अली ने फ़ोन बंद किया। तभी सुनीता चाय का प्याला थामे वहाँ आ पहुँची। भाई साहब चाय। हामिद अली ने प्याला थामकर घूंट भरा। सुनीता उसके सामने ही कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारी बेटियाँ कैसी हैं बहन? शादी के बाद तीनों ही अपने घर में सुखी है, खुश हैं। एक को तो बेटी भी हो गई। अब तो तुम पर कोई बोझ नहीं।
नहीं भाई साहब, आपकी मेहरबानी से मैं बहुत चैन से हूँ। जो करता है ऊपर वाला करता है। रुपया तो तुम्हें हर वक्त मिलता रहता है ना। रहीम भाई हर महीने 25,000 रुपये दे जाते हैं, उसमें से भी बच जाता है। मुझे कोई कमी नहीं। सुनीता ने गहरी सांस लेकर कहा, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। बहन कहा है तो ख्याल क्यों नहीं रखूँगा। अभी रुकेंगे ना, जाने की कोई जल्दी तो नहीं। कम से कम 15 दिन रुकूंगा। बहुत खास काम करने आया हूँ। कब से सोच रहा था ये काम पूरा करूँ। इंटरकॉम का बजर बजा। कहो। पास पहुंचकर मार्शल ने बटन दबाकर इंटरकॉम पर कहा, मुखबिर की खबर आई है मार्शल। सतनाम की आवाज़ कानों में पड़ी। उसका कहना है कि मुन्ना खान नाम का एक युवक आतंकी हमलों में दिलचस्पी लेता है और इन दिनों वो देवराज चौहान और जगमोहन में दिलचस्पी ले रहा है। देवराज चौहान। मार्शल संभला। पूरी बात बताओ। हमारे मुखबिर का मुन्ना खान के भाई के पास आना जाना है। कल दोनों पी रहे थे कि मुन्ना खान के भाई के मुंह से ये बात बाहर निकली। मुखबिर ने ये जानने की चेष्टा की कि मुन्ना खान कहाँ पर है, पर यह नहीं पता चल पाया। देवराज चौहान की क्या खबर है। मैंने अभी 2 एजेंटों को देवराज चौहान की खबर लेने भेजा है। मुन्ना खान के भाई ने कुछ और बताया। मुखबिर से इतनी ही बात पता लगी है। उधर से सतनाम की आवाज़ आई, देवराज चौहान के बारे में जो खबर हो फौरन बताना। मुखबिर से पता करो कि वो क्यों देवराज चौहान और जगमोहन में दिलचस्पी ले रहा है। ये बात हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, मार्शल ने कहा। मेरे पूछने पर मुखबिर ने कहा कि ये बात पता नहीं लग सकी। मुन्ना खान कहाँ पर मिलेगा ये भी वो नहीं जानता। मुन्ना खान के भाई का पता मालूम करो। वो मैंने ले लिया है, बबलू खान कहते हैं उसे। देवराज चौहान के बारे में मुझे जल्दी खबर दो, कहकर मार्शल ने इंटरकॉम बंद किया और प्रभाकर को फ़ोन किया। यस मार्शल। उधर से प्रभाकर की आवाज़ आई, मेरे पास आओ, कहकर मार्शल ने फ़ोन रखा और कुर्सी पर जा बैठा। चेहरे पर सोचे नाच रही थी। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि दरवाजे पर थपथपाहट हुई। मार्शल ने टेबल पर लगा एक बटन दबाया तो दरवाज़ा खुल गया। प्रभाकर ने भीतर प्रवेश किया। कहो मार्शल। करीब आता प्रभाकर कह उठा। बैठ जाओ। मार्शल का स्वर गंभीर था। प्रभाकर कुर्सी पर बैठा तो मार्शल बोला, मुखबिर से खबर मिली है कि मुन्ना खान नाम का युवक जो आतंकी कामों में दखल रखता है वो देवराज चौहान और जगमोहन में दिलचस्पी ले रहा है। अभी तक यही अधूरी जानकारी मिली है। देवराज चौहान और जगमोहन का ऐसे लोगों से क्या वास्ता। प्रभाकर कह उठा, यही मैं सोच रहा हूँ। देवराज चौहान और जगमोहन इस तरह के मामलों से दूर रहते हैं, जानता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि हामिद अली के हिंदुस्तान आने से इस मामले का कोई वास्ता हो सकता है। प्रभाकर के चेहरे पर सोचों के भाव उभरे। जबकि हामिद अली हमारे हिसाब से मुंबई में ही आ रहा है या आ गया होगा। एक खबर मुझे अभी मिली है मार्शल, प्रभाकर ने कहा। रात गुजरात महाराष्ट्र सीमा पर पेंट नाम की एक जगह पर जो युवक पुलिस से भागने के चक्कर में मारा गया था, मुक्ति ने चुपचाप ढंग से वहां पहुंचकर उस लाश को देखा है। मुक्ति ने उसे पहचान लिया है। उसका कहना है कि वो नवाब है जो कि हामिद अली का खास आदमी था। मुक्ति के बारे में विस्तार से जानने के लिए पूर्व प्रकाशित उपन्यास में पाकिस्तानी पढ़ें। मुक्ति हामिद अली का मुंबई स्थित एजेंट है, परंतु हकीकत में वो मार्शल का एजेंट है। इसका मतलब हामिद अली के साथ जो 2 लोग सीमा पार करके आए थे उनमें से एक नवाब मारा गया। यही बात है। हामिद अली ने मुक्ति को अपने आने की खबर नहीं दी कि वो मुंबई पहुंच रहा है। मुक्ति इस बारे में अनजान है। बीती रात में सिर्फ नवाब ही हमारी नज़रों में आ पाया। इसका मतलब हामिद अली और उसका एक अन्य साथी बच निकले हैं। शायद वो अब तक मुंबई पहुंच गए हों। मार्शल का चेहरा कठोर हो गया। संभव है। जब नवाब को संदिग्ध के तौर पर पकड़ा गया तो क्या वो अकेला था? अकेला ही अहमदाबाद से मुंबई की बस में सफ़र कर रहा था। मतलब कि अहमदाबाद से मुंबई आने के लिए उन तीनों ने अलग अलग बसों में सफ़र किया है। वो किसी की नज़र में ना आ सके। उन्होंने अच्छा तरीका इस्तेमाल किया, तभी तो एक फंसा, तीनों नहीं। अपने मुखबिर सब सतर्क हैं मुंबई में। हर तरफ हमारे मुखबिर फैले हैं।
हामिद अली की जरा सी भी हवा बाहर निकली तो वो पकड़ लेंगे। ये संभव है कि इस वक्त मुन्ना खान और हामिद अली में कोई वास्ता हो। मार्शल सोच भरे स्वर में बोला, वरना कोई क्यों, देवराज चौहान और जगमोहन में दिलचस्पी लेगा। हामिद अली का देवराज चौहान से रिश्ता बन गया है। देवराज चौहान ने पाकिस्तान में मोना चौधरी के साथ मिलकर हामिद अली के भाई अली को मारा था, बड़े वांटेड अली। उसके बाद 6 महीने पहले देवराज चौहान और जगमोहन ने हामिद अली के आदमियों का प्लान फेल किया था। जब वे मुंबई में धमाके करने का प्लान बना रहे थे तब हम भी इस मामले से जुड़े थे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें मैं पाकिस्तानी। हामिद अली के मन में देवराज चौहान के लिए ज़बरदस्त नाराज़गी होगी। ऐसे में संभव है मुन्ना खान का वास्ता इस वक्त हामिद अली से हो। अगर हामिद अली अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता है तो वो देवराज चौहान के साथ मोना चौधरी से भी लेगा। क्या पता मोना चौधरी के साथ भी कुछ हो रहा हो। कहने के साथ ही मार्शल ने इंटरकॉम का बटन दबाया। सतनाम, यस मार्शल, मोना चौधरी के बारे में पता करो कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। इश्तिहारी मुजरिम मोना चौधरी, वो ही, उसके बारे में सब ठीक लगे तो गुमनाम फ़ोन करके उसे हामिद अली के बारे में सतर्क कर दो। ओके मार्शल। मार्शल ने इंटरकॉम बंद किया और बोला, जाने क्यों मेरा मन कहता है कि हामिद अली और मुन्ना खान का आपसी संबंध है इस वक्त। तभी मुन्ना खान देवराज चौहान में दिलचस्पी ले रहा है, परंतु ये पता करना जरूरी है कि वो किस तरह की दिलचस्पी ले रहा है उनमें। तुम सतनाम से मुन्ना खान के भाई का पता लो, उसका नाम बबलू खान है, उसे उठा लो। उसी से हमारे मुखबिर को पता चला है कि मुन्ना खान देवराज चौहान में दिलचस्पी ले रहा है, वो और भी कुछ जानता होगा। ओके मार्शल। प्रभाकर उठा और बाहर निकल गया। तभी इंटरकॉम का बजर बजा। मार्शल ने बात की। मार्शल, सतनाम का स्वर कानों में पड़ा। उन दोनों एजेंटों ने देवराज चौहान का बंगला देखा। वो वहाँ नहीं है, परंतु उनका कहना है कि बंगले की कुछ चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि चंद घंटे पहले वो यहीं थे। उन्हें वहाँ नज़र रखने को कह दो, जब वो लौटे तो हमें रिपोर्ट करें। मार्शल ने कहकर इंटरकॉम बंद किया और फ़ोन उठाकर देवराज चौहान का नंबर मिलाने लगा, परंतु नंबर नहीं लगा। जगमोहन का नंबर मिलाया, वो भी नहीं लगा। शाम 5 बजे मूसा अलीबाग वाले सुनीता के मकान पर पहुंचा। हामिद अली तब नहा धोकर खाना खाकर कपड़े बदले नींद में था। भाई साहब तो नींद में है, सुनीता ने कहा। मूसा परेशान नजर आ रहा था। उसने A21 बमों का बैग एक तरफ रखा। चाय बना दूं या खाना खाओगे? मुझे जनाब के पास ले चलो, मूसा ने थके स्वर में कहा। वो नींद में, ज़रूरी बात करनी है। सुनीता मूसा के साथ उस कमरे में पहुंची जहां हामिद अली गहरी नींद में था। मूसा ने हामिद अली को उठाया। पहुंच गए तुम? हामिद अली नींद से भरी आंखों से उसे देखकर कह उठा। बुरी खबर है जनाब, नवाब अब नहीं रहा, मूसा होठ भींचकर कह उठा। हामिद अली करंट लगे इंसान के भांति उठ बैठा। क्या कह रहे हो मूसा? हामिद अली का मुंह खुला का खुला रह गया। रात हम आगे पीछे की बस में सफ़र कर रहे थे, मूसा बैठता हुआ कह उठा। आधी रात के बाद जब बसें गुजरात सीमा से महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करने वाली थी तो वहाँ पुलिस गुजरात से आने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। शायद उसी चेकिंग में नवाब नज़रों में आ गया। तब मेरी बस उस बस के पीछे थी। मैंने नवाब को पुलिस के घेरे से निकलकर भागते स्पष्ट देखा था और तब पुलिस वालों ने उस पर गोलियां चला दी। गिरते देखा मैंने नवाब को। फिर कुछ देर बाद पता चला कि वो मर गया है। मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल आए जनाब। नवाब हमसे जुदा हो गया। कहते हुए मूसा की आंखें गीली हो गई। मेरी आंखों के सामने मरा वो। बस की खिड़की से मैंने सब कुछ देखा। हामिद अली मूसा को गंभीर नज़रों से देखता रहा। सुनीता खामोश सी पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर अफसोस के भाव थे। बुरी खबर, बहुत बुरी खबर, हामिद अली दुख भरे स्वर में कह उठा। वो हमारा खास साथी था। उसकी मौत से तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम लोगों ने एक साथ सीमा पार की। मुझे तो विश्वास नहीं आता कि नवाब नहीं रहा। मूसा अपनी आंखें साफ करता कह उठा। हम नवाब की मौत का बदला भी हिंदुस्तान से लेंगे जनाब, ज़रूर लेंगे। नवाब की मौत बेकार नहीं जाएगी। गुस्से से भर उठा हामिद अली। तबाह कर देंगे हम हिंदुस्तान को। नवाब की मौत बेकार नहीं जाएगी,
लेकिन पुलिस को उस पर शक कैसे हो गया? क्या पता जनाब, पूछताछ के दौरान नवाब ने कोई गलत जवाब दे दिया होगा और फंस गया। यही हुआ होगा, हामिद अली गंभीर स्वर में बोला। ये तो अच्छा हुआ कि A21 वाला बैग तुम्हारे पास था। अगर बैग नवाब के पास रहा होता तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाती। तुम निश्चित रहो, नवाब की मौत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हिंदुस्तान को। हम गिन गिन कर बदला लेंगे। बहन, इसे चाय पिलाई की नहीं? अभी बना के लाई भाई साहब। सुनीता बाहर निकलती चली गई। हम कब से काम शुरू कर रहे हैं जनाब? कल से। सब तैयारियां हो चुकी हैं। देवराज चौहान और जगमोहन हमारी कैद में है। मेरा सैटेलाइट फ़ोन मुझे दे दो। मूसा ने बमों वाले बैग से सैटेलाइट फ़ोन निकालकर हामिद अली को दिया। इन सारे बमों का इस्तेमाल हम हिंदुस्तान पर करेंगे। बारूद की फिक्र मत करो, हामिद अली खतरनाक स्वर में कह उठा। हिंदुस्तान में हमारे बारूद के भंडार भरे पड़े हैं। आदमियों की भी कोई कमी नहीं। पाकिस्तान वापस पहुंचने पर हिंदुस्तान के हर शहर में धमाके हो रहे होंगे। हजारों लोग मरेंगे, परंतु सबसे पहले मैं देवराज चौहान और जगमोहन से निपट लेना चाहता हूँ। इन्होंने पाकिस्तान में आकर मेरे भाई अली को मारा। हिंदुस्तान में मेरे कई काम खराब किए। वो डकैती करने वाला, परंतु जाने क्यों मेरे पीछे पड़ चुका है। उसका किस्सा खत्म करना जरूरी हो गया है। उसके बाद हिंदुस्तान में तबाही तबाही दिखेगी। सब मरेंगे साले। मार्शल, सतनाम की आवाज़ कानों में पड़ी। मोना चौधरी की कोई खबर नहीं मिली कि वो कहाँ है। तब हमारा आदमी उसके खास दोस्त पारसनाथ से मिला। उससे बात की तो पता चला कि वो चीन गई हुई है। बढ़िया, इसका मतलब मोना चौधरी अभी इस मामले से बाहर है। देवराज चौहान की कोई खबर नहीं। दोनों में से कोई भी बंगले पर नहीं लौटा। हामिद अली की कोई खबर, कुछ नहीं। मार्शल ने इंटरकॉम छोड़ा और कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा ली। चेहरे पर सोचे नाच रही थी। मिनट भर ही बीता था कि इंटरकॉम का बजर बजा। बात हुई। किशन नाम के उस फौजी को यहाँ ले आया गया है। सतनाम की आवाज़ कानों में पड़ी। उससे पूछताछ करो कि हामिद अली के बारे में, मुंबई के बारे में, उसके साथियों के बारे में क्या क्या जानता है। जब पूछताछ खत्म हो जाए तो उसे और कैप्टन शर्मा को मिलिट्री के हवाले कर देना और उनका कसूर भी बता देना। यस मार्शल। मार्शल ने इंटरकॉम बंद किया। तभी मोबाइल बजा। हेलो मार्शल, बबलू खान 2 नंबर में है। मैं उससे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप भी आ जाइए, उधर से प्रभाकर ने कहा। पहुँचा। मार्शल ने फ़ोन बंद किया और कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बबलू खान 22 साल का पतला सा युवक था। उसने टी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। इस वक्त उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो अपनी खोली में बैठा चरस की सिगरेट पी रहा था कि अचानक 2 लोगों ने भीतर प्रवेश किया और उसे उठा लाए। रास्ते में उसे बेहोश कर दिया। जब होश आया तो उसने खुद को इस कमरे में पाया। वहाँ एक आदमी मौजूद था, परंतु बात करने पर भी उसने बात नहीं की, जवाब नहीं दिया। तभी दरवाज़ा खुला और मार्शल प्रभाकर ने भीतर प्रवेश किया। दरवाज़ा बंद हो गया। बबलू खान के चेहरे पर डर उभरा। दोनों को देखने लगा। बबलू खान हो तुम? प्रभाकर कह उठा। उसने सहमति में सिर हिलाया। मुन्ना खान के छोटे भाई हो या बड़े? छोटा। बबलू खान ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। कितनी उम्र है मुन्ना खान की? 27। लेकिन तुम लोग कौन? चुप रहो, सवाल मत पूछो। हमारे सवालों का जवाब दो सिर्फ, प्रभाकर ने कठोर स्वर में कहा। बबलू खान के चेहरे पर घबराहट नाच रही थी। क्या करता है मुन्ना खान? बबलू खान सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। जवाब दो, हमें सब पता है। जो पूछे एक ही बार में जवाब दे दिया करो, वरना तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो अकेला रहता हूँ। मुन्ना मेरे साथ नहीं रहता। पर तुम उसके संपर्क में रहते हो। वो अपनी बातें तुम्हें बताता है। मिलते हो या फ़ोन पर बात होती है? बताओ। फ़ोन पर मिलना कम होता है। बबलू खान जल्दी से कह उठा। इन दिनों क्या बताया उसने? वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं बताया। 15 दिन से मेरी बात नहीं हुई। पक्का? प्रभाकर के चेहरे पर व्यंग के भाव उभरे। मैं झूठ नहीं बोलता, बबलू खान ने कहा। इसे कुर्सी से बांध दो। प्रभाकर पास खड़े एजेंट से बोला। ये सीधी तरह नहीं मानेगा।
वो एजेंट आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठे बबलू की टांगें हाथ छाती वहाँ लगी बेल्टों से बांध दी। ये क्या कर रहे हो? बबलू खान घबराकर बोला। तुम्हारे मुंह से सच निकलवाने जा रहे हैं, प्रभाकर कठोर स्वर में बोला। मैं सच कह रहा हूँ। तुम कुछ भी सच नहीं कह रहे, हमें सब पता है, पर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या पता है? जो हम पूछ रहे हैं। अभी भी वक्त है, आराम से बता दो, वरना हम शुरू होने जा रहे हैं। कब बात हुई थी मुन्ना खान से? कल। रोज ही बात होती है। बबलू खान घबराकर कह उठा। क्या बताया उसने कि वो क्या कर रहा है? वो 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 डकैती मास्टर देवराज चौहान को पकड़ने वाला है। क्यों? हामिद अली पाकिस्तान से आ रहा है, उसने मुन्ना को ये काम दिया है। मुन्ना कब से हामिद अली को जानता है? सालों से। वो हामिद अली के लिए काम करता है। वो हामिद अली के लिए काम करता है। मुन्ना को बहुत पैसा देता है वो। मुन्ना मेरे से कुछ नहीं छिपाता, सब कुछ मुझे बता देता है। मुझे पैसे भी देता है, पर मेरे को अपने साथ काम में नहीं लेता। क्यों? कहता है तू चरस पीता है, काम बिगाड़ देगा। हामिद अली देवराज चौहान से क्या कराना चाहता है? मैं नहीं जानता। मुन्ना ने ये बात तुम्हें नहीं बताई? नहीं। कब आने वाला है हामिद अली? आजकल। मुन्ना खान कहाँ पर मिलेगा इस वक्त? मैं नहीं जानता। वो अपने ठिकाने के बारे में कभी नहीं बताता, बबलू खान ने कहा। हामिद अली मुंबई आकर कहाँ ठहरने वाला है? मुझे क्या पता, ये सब तो मुझे नहीं पता। हामिद अली के बारे में जो पता है वो सब बता दो। मैं हामिद अली के बारे में कुछ नहीं जानता। मुन्ना ने तुम्हें बताया कि वो देवराज चौहान को पकड़ने वाला है? हाँ। कब बताई ये बात? कल। तभी खामोश खड़ा मार्शल कह उठा। तुम अभी मुन्ना से बात करोगे फ़ोन पर, उससे उसका ठिकाना जानने की चेष्टा करोगे, उससे देवराज चौहान के बारे में पूछोगे, उससे पूछोगे कि हामिद अली मुंबई में कहाँ पर ठहरा है। वो ये बातें मुझे क्यों बताएगा? बबलू खान ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुमने ये बातें उससे जाननी है। अगर हमारा कहना माना तो तुम्हें 1 किलो चरस देकर छोड़ देंगे, नहीं तो तुम हमारी यातना सहते सहते ही मर जाओगे, मार्शल ने कठोर स्वर में कहा। तुम्हारे पास 1 किलो चरस है? बबलू खान तुरंत कह उठा। हमारे पास बहुत कुछ है। तुम हमारी सहायता करोगे तो 1 किलो चरस, 2 किलो लूँगा, 2 किलो देंगे, परंतु पहले एक बार देख लो कि हमारी यातना कैसी होती है। कहने के साथ ही मार्शल ने वहाँ खड़े एजेंट को इशारा किया तो वो जेब से चाबी निकालकर दीवार में बने छेद में डालने लगा। बबलू खान ने उसे देखा, फिर हड़बड़ाकर बोला, ये क्या कर रहे हो? तब तक दीवार में बटनों वाली जगह नजर आने लगी थी। एजेंट ने एक बटन दबा दिया। उसी पल बबलू का शरीर जोरों से कांपा। एजेंट ने फौरन स्विच ऑफ कर दिया। बिजली का झटका दिया गया था उसे। बबलू गहरी गहरी सांसें लेने लगा। चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बिजली का करंट कैसा लगा? और लोगे क्या? मार्शल बोला। ऐसा मत करो, मैं तकलीफ नहीं सह सकता। बबलू की आंखों में आंसू चमक उठे। तो हमारी बात मानो, 2 किलो चरस मिलेगी और आज़ादी मिलेगी। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन 2 किलो चरस देना मत भूलना। बबलू फौरन आंसू पोंछता बोला। इसे खोल दो, मार्शल ने एजेंट से कहा। एजेंट ने उसके बंधन खोल दिए। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मुन्ना खान से तुमने क्या बात करनी है, क्या क्या पूछना है। देवराज चौहान और जगमोहन के हाथ पांव बंधे हुए थे। वो कमरे के फर्श पर लुढ़के पड़े थे। पास में कुर्सी पर इकबाल बैठा था और वकील वहाँ टहल रहा था। फर्श पर लुढ़के पड़े दोनों कभी कभार एक दूसरे को देख लेते थे। पूरे फंसे, जगमोहन कह उठा। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रह गया। पहले पता होता तो इनके हाथ नहीं आते, जगमोहन गुर्राया। मुझे तो लगता है बड़ी मुसीबत आने वाली है। अभी हामिद अली से हमारी मुलाकात नहीं हुई। वो पाकिस्तान में था, हिंदुस्तान में क्या करने आ रहा है? आ नहीं रहा। उनकी बातें सुनता वकील कह उठा। वो मुंबई में आ पहुंचा है। तभी मुन्ना खान ने भीतर प्रवेश किया। क्या हो रहा है? सब ठीक है? मुन्ना खान ने पूछा। बढ़िया, इकबाल मुस्कुराया। चूहों की तरह शराफत से पड़े हैं, लगता ही नहीं कि ये इतना बड़ा डकैती मास्टर है। बेटे अभी बंधे हुए हैं, जगमोहन बोला। जब खुले थे तो तब क्या कर लिया? इकबाल हंसा। यही तो गलती कर दी कि कुछ नहीं किया, जबकि कर भी सकते थे।
जगमोहन बोला, हामिद अली हमारा क्या करना चाहता है? शायद कल मिलेगा वो तुम लोगों से। मुन्ना खान ने जगमोहन को देखा। मैंने पूछा है वो करना क्या चाहता है हमारे साथ? डर लग रहा है हामिद अली के बारे में सोचकर, मुन्ना खान ने कहा। जगमोहन कुछ कहने लगा कि तभी मुन्ना खान का फ़ोन बज उठा। हेलो, मुन्ना खान ने बात की। मुन्ना, तू किधर है? बबलू की आवाज़ कानों में पड़ी। नोट खत्म हो गए हैं मेरे पास, कुछ दे जा। अभी बात करता हूँ, रुक। कहने के साथ ही मुन्ना खान वकील और इकबाल से बोला, दोनों पर कड़ी नज़र रखना, दोनों ही हरामी और ख़तरनाक हैं। कहकर कमरे से बाहर निकला और फ़ोन पर बोला, हाँ बबलू मेरे भाई, नोट खत्म हो गए। अभी तेरे पास 10 दिन का खर्चा होना चाहिए, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गए? चरस सस्ते में मिल रही थी, सारे पैसों की खरीद ली। तेरा काम कैसा चल रहा है? बढ़िया। अभी 2-4 दिन में नहीं आ सकूँगा, उसके बाद ही पैसे दूंगा। जल्दी देने की कोशिश करना, 2-4 दिन तो मैं इधर उधर से पैसे लेकर काम चला लूँगा। बबलू खान का स्वर सामान्य था। हामिद अली मुंबई आया कि नहीं? आज पहुंच गया वो। कहाँ ठहरा है? पता नहीं। हामिद अली ये बात क्यों बताएगा कि वो कहाँ ठहरा है? और वो देवराज चौहान का क्या हुआ? वो तो उसे तो आज सुबह हमने पकड़ लिया। जगमोहन भी साथ है, हमारे कब्जे में है। कमाल है, तुमने इतने बड़े डकैती मास्टर को पकड़ लिया। बबलू खान की आवाज़ मुन्ना खान के कानों में पड़ी। सुन, अगर तू नहीं आ सकता तो मुझे बता तू कहाँ है, मैं वहीं आकर पैसे ले लेता हूँ। यहाँ तू नहीं आ सकता, मेरे साथी इस बात को अच्छा नहीं समझेंगे। वैसे तेरा ठिकाना है किस इलाके में? इन बातों को रहने दे। भाई होकर भाई से पर्दा रखता है। धंधे से भीतर की बातें जानकर तेरे को क्या करना है अपने काम में? उत्सुकता के नाते पूछा मुन्ना। अब हामिद अली देवराज चौहान और जगमोहन के साथ क्या करेगा? पता नहीं। फ़ोन बंद कर, बेकार की बातें मत पूछा कर मेरे से। तू जल्दी आना मेरे को पैसे देने। जल्दी आऊँगा, मुन्ना ने कहा और फ़ोन बंद करके जेब में रख लिया। बबलू खान ने जब मुन्ना से बात की तो प्रभाकर ने सब सुना। बातें खत्म हुई तो प्रभाकर ने बबलू से फ़ोन लेकर बंद किया और मार्शल को सारी बात बताई। इसे यहीं बंद रखो, मार्शल ने उस एजेंट से कहा। चलो प्रभाकर, बंद रखो। बबलू कह उठा, ये क्या कह रहे हो? तुमने जो मुझे 2 किलो चरस के साथ छोड़ने की बात कही थी, मैंने वो ही किया जो तुम चाहते थे। अब मुझे क्यों बंद रख रहे हो? क्योंकि तुम मुन्ना खान को सब बता दोगे आज़ाद होते ही। प्रभाकर बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम यहीं पर ठीक हो। मुझे चरस गांजा न मिला तो मैं मर जाऊँगा, मुझे जाने दो, मैं मुन्ना को कुछ नहीं बताऊँगा। इसके चरस गांजा का इंतजाम कर दो, प्रभाकर ने एजेंट से कहा। मार्शल और प्रभाकर वहाँ से बाहर निकले और आगे बढ़ गए। मुन्ना खान का वास्ता हामिद अली से है। हामिद अली मुंबई आ पहुँचा है। मुन्ना ने देवराज चौहान और जगमोहन को कैद कर लिया है। ये खबर बुरी है मार्शल। हामिद अली हिंदुस्तान में तबाही फैलाएगा। मुनवाओ और अहमदाबाद में वो धमाके कर चुका। वो देवराज चौहान से बदला लेने आया है, अपने भाई की मौत का। देवराज चौहान ने उसके कई काम बिगाड़े हैं, वो इन्हीं बातों का। उसके अलावा भी हामिद अली बहुत कुछ करेगा, ज़रूर करेगा। मार्शल के होठ बिछ गए। हामिद अली की फितरत है खून खराबा करते रहना। बारूद की स्मेल उसे अच्छी लगती है। वो आया है तो बहुत कुछ करेगा। मोना चौधरी हिंदुस्तान में नहीं है, नहीं तो वो भी हामिद अली के हाथों में फंस चुकी होती। बहुत ही शातिराना ढंग से हामिद अली इस बार खेल खेल रहा है। इस वक्त हामिद अली मुंबई में है मार्शल। हमें जल्दी से हामिद अली की तलाश करनी होगी। ये संभव नहीं। हामिद अली बहुत सतर्कता इस्तेमाल कर रहा है। मुन्ना खान ने देवराज चौहान को, जगमोहन को पकड़ा, परंतु वो भी नहीं जानता कि हामिद अली कहाँ पर है। ऐसे में हम कहाँ पर उसे तलाश? हमारे मुखबिर ये काम करेंगे। वो मुखबिर भी एक हद से ज़्यादा बातों का पता नहीं लगा सकते, प्रभाकर ने गंभीर स्वर में कहा। मार्शल ने प्रभाकर को देखकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? देवराज चौहान और जगमोहन एक तरह से हामिद अली की कैद में है, तो वो दोनों हमारे साथ हामिद अली के खिलाफ काम कर चुके हैं। अब हमें उनका साथ देना चाहिए। साथ तो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। मार्शल की निगाह प्रभाकर के चेहरे पर थी।
प्रभाकर ने फौरन कुछ नहीं कहा। तुम परेशान लग रहे हो मुझे। हमें देवराज चौहान और जगमोहन को बचाना चाहिए। तुम ही बताओ कैसे बचाएं। प्रभाकर बेचैन दिखा। इन हालातों में अपने होश मत गवाओ प्रभाकर। जितनी तुम्हें चिंता है उन दोनों की, उतनी मुझे भी है। परंतु हम फौरन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि उन्होंने देवराज चौहान और जगमोहन को कहाँ रखा हुआ है। हमें नहीं मालूम कि हामिद अली इस वक्त कहाँ मौजूद है। ये बातें पता लगेगी तो हम मामला संभाल लेंगे। हम बबलू खान का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? उसे आज़ाद करके उस पर नज़र रखी जाए तो? ये बेवकूफ़ी होगी। नज़र रखने से कुछ नहीं होगा। ये मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।